आरएसएस एक छलावा है। जब किसी संगठन का प्रभाव, उसकी ताकत और पकड़ को समझना हो तो आमतौर पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कागजों में कैसे मौजूद है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, पैसा कहां से आता है, उसका दफ्तर किसके नाम पर है और फैसले कौन लेता है। लेकिन आरएसएस के मामले में यही सवाल सबसे ज्यादा उलझन पैदा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी रूप में कानूनी तौर पर मौजूद है ही नहीं, ना वो एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है, ना धार्मिक ट्रस्ट के रूप में और ना ही सोसाइटी या किसी कंपनी के रूप में। फिर आरएसएस आखिर है क्या? क्या एक वैचारिक शेल कंपनी है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कागजों में आरएसएस जैसा कोई संगठन है ही नहीं। जब कोई संगठन कानूनी रूप से दर्ज ही ना हो तो उससे जुड़ी बुनियादी जानकारियां मांगी ही नहीं जा सकती। इसके चलते आरएसएस तमाम सवालों से बच जाता है। यहां तक कि आरटीआई के जरिए भी आप संघ की जानकारी नहीं ले सकते हैं। किसी पर सवाल उठाने के लिए उसका अस्तित्व में होना जरूरी है और वो है ही नहीं तो सवाल किससे। इसी को लेकर के द कारवां मैगजीन ने एक रिपोर्ट की है, आरएसएस डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के बीचों बीच संघ ने मुख्यालय बना लिया, लेकिन ये बताने की कोई बाध्यता नहीं की कि वो जमीन किसके नाम पर है, पैसे कहां से आए हैं, निर्माण कैसे हुआ है और उसे चलाता कौन है। आमतौर पर किसी भी बड़े संगठन का ये सारी जानकारियां सार्वजनिक करना जरूरी है, लेकिन आरएसएस के मामले में ऐसा नहीं है। आगे की कहानी द कारवां मैगजीन की उसी रिपोर्ट पर आधारित है। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में जहां सड़कों पर दिन भर भीड़, शोर और गंदगी रहती है, यहीं एक जगह है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखती है। देश बंधु गुप्ता रोड पर खड़ा केशव कुंज परिसर, चौड़ी दीवारें, ऊंचे गेट और अंदर बाहर सुरक्षा कर्मी, आसपास फुटपाथ पर सोते लोग, छोटे ढाबे, पुरानी दुकानें और टूटती इमारतों के बीच बना केशव कुंज आरएसएस का नया दिल्ली मुख्यालय है। 12 मंजिला ऊंचा, 3 बड़े टावरों वाले इस परिसर में ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, मंदिर है, अस्पताल है, मेहमानों के लिए कमरे हैं और बड़े बड़े दफ्तर हैं। आरएसएस जो खुद को दशकों से साधारण स्वयंसेवकों का संगठन बताता आया है, उसकी ये इमारत सादगी की कहानी से बिल्कुल उलट दिखती है। आरएसएस का कहना है कि ये इमारत करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और इसका पैसा देश भर के स्वयंसेवकों ने चंदे में दिया है। कोई कॉर्पोरेट दान नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है, बस गुरु दक्षिणा है। केशव कुंज आरएसएस के चंदे से बनी सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि आरएसएस की बदली हुई हैसियत का प्रतीक है। एक समय था जब आरएसएस को सरकारी दफ्तरों से दूर रखा जाता था, उस पर प्रतिबंध लगता था, उसके कार्यक्रमों पर नजर रखी जाती थी। आज वही संगठन दिल्ली के सत्ता केंद्र से कुछ ही मिनटों की दूरी पर पूरी सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ मौजूद है। यहाँ सीआईएसएफ की सुरक्षा है, हर आने जाने वाले पर नजर है और मीडिया की पहुंच भी सीमित है। रात के समय ये अंतर और साफ दिखता है। आसपास की गलियां अंधेरे में डूबी रहती हैं, केशव कुंज जगमगाता रहता है। केशव कुंज जितना ऊपर से चमकता दिखता है, उसकी कहानी उतनी ही उलझी और फैली हुई है। ये इमारत अचानक किसी खाली प्लॉट पर नहीं खड़ी हो गई। जिस जमीन पर आज आरएसएस का भव्य दिल्ली मुख्यालय है, वो जमीन दशकों से विवाद और मुकदमों की गवाह रही है। इस जमीन की शुरुआत एक मंदिर से जुड़ी हुई है। झंडेवालान इलाके में मौजूद बद्री भगत झंडेवालान मंदिर ट्रस्ट के नाम पर यह जमीन थी। आजादी के समय 1947 में मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन को आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकर को लीज पर दे दिया। उस समय आरएसएस एक छोटा संगठन था जिसके पास ना तो बड़ी इमारतें थीं और ना ही राजनीतिक पहुंच। बाद में यही जमीन आरएसएस से जुड़े एक ट्रस्ट श्री केशव स्मारक समिति के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। यहीं से कहानी पेचीदा होती चली गई। सालों बाद इस जमीन को लेकर डीडीए मैदान में आया। डीडीए का दावा था कि यह सरकारी जमीन है और इस पर अवैध कब्जा किया गया है। मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन 1990 में डीडीए की गैर हाजिरी में अदालत ने मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुना दिया। यह फैसला आज भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। एक सरकारी संस्था की मौजूदगी के बिना इतना बड़ा मामला कैसे निपट गया, इसका कोई साफ जवाब नहीं मिलता है।
इसी फैसले के बाद इलाके की तस्वीर बदलने लगी। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि धीरे धीरे घर खरीदे जाने लगे। कुछ जगहों पर खाली करवाने का दबाव बढ़ा। कई परिवारों को बहुत कम दाम देकर मकान बेचने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे साफ शब्दों में कहा गया कि ये इलाका अब हमारे काम का है। जो नहीं माने उनके सामने केस, नोटिस और शिकायतों की लाइन लग गई। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग कैमरे पर बोलने से डरते हैं। बातचीत के दौरान बार बार एक ही बात सुनने को मिलती है, ना मत लिखिए। लोग कहते हैं कि मंदिर और आरएसएस के नाम से जुड़े मामलों में खड़ा होना आसान नहीं है। कोई खुलकर विरोध करे तो उसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। मंदिर के नाम पर सवाल उठाना मतलब सीधे सीधे विवाद मोल लेना। कई पुराने मकान खाली हो चुके हैं, कुछ जर्जर हालत में खड़े हैं और कुछ पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं। जिन गलियों में कभी आम लोग रहते थे वहां अब ऊंची दीवारें और बंद दरवाजे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है बल्कि सालों की प्रक्रिया का नतीजा है। इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया है आरएसएस द्वारा संचालित संगठनों ने, जिन्हें आधिकारिक तौर पर आरएसएस कभी अपना नहीं मानता है। इसी साल अगस्त महीने में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी को ना तो डायरेक्ट कंट्रोल करता है और ना ही इनडायरेक्ट। यानी एबीवीपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेवक संघ, एकल विद्यालय जैसे सैकड़ों संगठनों पर आरएसएस का कंट्रोल नहीं है। भागवत ने संघ को एक ऐसे अलूफ माता पिता की तरह पेश किया जो अपने बच्चों को बड़ा होने के बाद आजाद छोड़ देते हैं। उनके मुताबिक संघ से जुड़े संगठन स्वतंत्र, स्वायत्त और आत्मनिर्भर होते हैं। संघ का काम बस प्रेरणा देना है, रास्ता दिखाना है। उसके बाद ये संगठन अपने फैसले खुद लेते हैं, अपने पैसे खुद जुटाते हैं और अपना काम खुद करते हैं। संघ की आधिकारिक सामग्री में भी बार बार यही बात दोहराई जाती है कि संगठनों के साथ उसका कोई सीधा संगठनात्मक रिश्ता है ही नहीं। लेकिन ये कहानी यहीं पर उलझने लगती है। भागवत के इस बयान के कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा था कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। अब सवाल उठता है कि अगर आरएसएस का संगठनों से सीधा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कैसे हो गया? दरअसल मोदी का यह बयान उस धुंधले इलाके में जाता है जिसे संघ जानबूझ करके बनाए रखता है, जहां न रिश्ते पूरी तरह से माने जाते हैं और ना ही पूरी तरह से नकारे जाते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि संघ का प्रभाव गिने चुने संगठनों से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर यूनियन, आदिवासी इलाकों, छात्र राजनीति, धार्मिक गतिविधियों, सेवा कार्यों, थिंक टैंकों और विदेशों में बसे भारतीय समुदायों तक हर जगह संघ से जुड़े नाम, लोग और संस्थाएं दिखाई देती हैं। लेकिन आरएसएस प्रेरणा का रिश्ता बता करके नियंत्रण को नकार देता है। संघ को इससे फायदा यह है कि जब किसी संगठन के काम, सेवा, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक काम के उदाहरण के तौर पे पेश करने हो तो उसे गर्व से संघ परिवार का हिस्सा बताया जाता है। लेकिन जब कोई संगठन विवाद में फंसता है, हिंसा में नाम आता है या फिर कानूनी सवालों के घेरे में आ जाता है तो आरएसएस उससे दूरी बना सकता है। ये दोहरी भाषा संघ को हर हाल में सुरक्षित रखती है। इतिहास में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। नाथूराम गोडसे की आरएसएस सदस्यता को लेकर दशकों तक यही कहा गया कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वजह साफ थी, सदस्यता का कोई लिखित रजिस्टर है ही नहीं। ये ढांचा संयोग नहीं बल्कि सोच समझ करके बनाया गया सिस्टम है, जिसमें संगठन हर जगह मौजूद रहता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। आरएसएस का कहना है कि वो रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वो सरकारी नियंत्रण में नहीं आना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक संगठन समाज, राजनीति और सत्ता पर इतना असर डालता हो तो उसका क्या कानून से बाहर रहना ठीक है? क्या सांस्कृतिक होने का टैग उसे हर तरह की जवाबदेही से मुक्त कर देता है? आरएसएस अपने आप को अक्सर राजनीति से दूर बताता है। वो कहता है कि उसका काम सरकार बनाना या गिराना नहीं है बल्कि समाज को संस्कार देना है। लेकिन अगर पिछले 100 साल के सफर को देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि उसका असली मकसद सिर्फ सांस्कृतिक नहीं रहा। आरएसएस की सोच शुरू से ही सत्ता के करीब जाने और समाज पर गहरी पकड़ बनाने की रही है। 1925 में स्थापना के बाद से ही इसके नेताओं ने यूरोप में उभर रहे फांसीवादी आंदोलनों को ध्यान से देखा। संघ के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ने जर्मनी में नाजी शासन के दौरान रेस प्राइड और एकरूपता की
खुल करके तारीफ की थी। नाजी जर्मनी से प्रभावित होकर के आरएसएस का सपना एक ऐसा समाज था जहां एक सोच, एक पहचान और एक दिशा हो। आज ये सोच इतिहास की किताबों तक पहुंच चुकी है। आरएसएस से जुड़े संगठनों का मानना है कि भारत का इतिहास गलत तरीके से लिखा गया है और उसे दोबारा लिखने की जरूरत है। इसके नाम पर स्कूल की किताबों से कुछ अध्याय हटाए गए, कुछ घटनाओं को हल्का किया गया और कुछ नई कहानियों को जोड़ा गया। मुगल काल, जाति व्यवस्था और आधुनिक भारत के संघर्ष सब कुछ नए फ्रेम में रखा जाने लगा है। आरएसएस को समझने की सबसे आसान उपमा यही लगती है कि ये एक भूत संगठन है, घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भूत जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हर जगह मौजूद है, जो कानून की किताबों में दर्ज नहीं है फिर भी देश के सबसे बड़े फैसलों के आसपास मंडराता रहता है, जो खुद कहता है कि वो कुछ नहीं करता लेकिन उसके असर से राजनीति, समाज और सोच तीनों बदलते हुए दिखते हैं। आज आरएसएस के पास वो सब कुछ है जो किसी भी ताकतवर संगठन के पास होता है। देश भर में हजारों शाखाएं हैं, लाखों स्वयं सेवक हैं, शिक्षा, सेवा, प्रकाशन, धर्म और राजनीति से जुड़े अनगिनत संगठन हैं। उसके बड़े नेताओं को Z+ सुरक्षा मिलती है। उसके कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कानूनी तौर पर पूछें कि आरएसएस है क्या, तो जवाब धुंधला हो जाता है। यह विरोधाभास जानबूझ करके बनाए रखा गया है। ना रजिस्टर होता है, ना हिसाब देता है, ना सीधे किसी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। जब सब ठीक चलता है तब उसकी ताकत दिखती है, जब कोई सवाल उठता है तब वो पीछे हट जाता है और कह देता है ये हमारा काम नहीं था। केशव कुंज इस पूरी कहानी का सबसे ठोस प्रतीक है। एक भव्य इमारत जो सवालों से कहीं ज्यादा बड़ी दिखती है। सवाल जमीन के हैं, पैसे के हैं, जवाबदेही के हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई साफ चेहरा सामने नजर ही नहीं आता है। आरएसएस की असली ताकत शायद इसी में है कि वो हर सवाल को किसी और दरवाजे की तरफ मोड़ देता है। संघ का प्रभाव जवाबदेही से आगे निकल चुका है, जहां सांस्कृतिक होने का दावा सत्ता, पैसे और नियंत्रण के सवालों पर पर्दा डाल देता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।